सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है जो हमारी सीरीज चल रही है जीएस के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम एसएससी एग्ज़ाम पे को फोकस करते हुए प्रैक्टिस सेट जो है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज उसकी ये तीसरी क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, तो लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट जो है उसको पारित किया गया था 1998 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1998। अब ये एक्ट था क्या? देखिए, जो लॉटरी होती थी ना, उस वो पहले बहुत ही हर स्टेट उसके अलग अलग जो है नियम बनाता था। ठीक है, स्टेट वाइज पहले एक सेंटर पे कोई नियम नहीं बना हुआ था। ठीक है, सारे जो थे अब स्टेट अपने हिसाब से इसके नियम तैयार करते थे। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन नहीं था, कोई रेगुलेशन था ही नहीं उसके ऊपर। ठीक है, फ्रॉड बहुत हो रहे थे, जो इसके ऑपरेशन हो रहे हैं उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए सरकार ने क्या करा, इसलिए सरकार ने इन सबको ध्यान में रखते हुए 1998 में लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट जो है उसको लाए थे वो लोग। ठीक है, इससे हुआ क्या, जो फेक लॉटरी सिस्टम जो है, ठीक है, फेक लॉटरी जो चलती थी वो बंद हो गई। ठीक है, कंज्यूमर के साथ जो धोखाधड़ी होती थी वो सारी कम हो गई। ठीक है, तो ये जो था ना, इन सब में इन सब से एक तरह से जो है कस्टमर्स को, जो जनता है उसको राहत मिली। ठीक है, तो इसलिए इस जो एक्ट है उसको लेके आए थे ये लोग। और अगर बात की जाए लॉटरीज़ की, ठीक है, लॉटरीज जो है वो आप ध्यान रखिएगा यूनियन लिस्ट में आती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में आती है लॉटरीज। ठीक है, और उसके बाद जब लॉटरी एक सबसे पहले तो 1998 में आ गया था, उसके बाद एक और एक्ट जो था इसको और मॉडिफाई करके इसको सन 2010 में भी लॉटरीज रेगुलेशन रूल जो हैं वो 2010 में भी लाए गए थे। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, उसको किस दिन अपनाया गया था? ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंडियन पॉलिटी हो या आप कह लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में नेशनल एम्बलम हो गया, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, सॉन्ग और कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन डेट को लेके बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है नेशनल एम्बलम की। नेशनल एम्बलम है क्या? तो ये जो बेस है ना वो है सारनाथ में जो अशोक लॉयन कैपिटल है ना, उस पर बेस्ड है। ठीक है, जिसमें 4 एशियाटिक एनिमल्स हैं, एक दूसरे को बैक करके खड़े हुए हैं। फ्रंट में आपको 3 दिखते हैं। ठीक है, एक बैक साइड पे होता है ना, और नीचे की तरफ एक बेस है। ठीक है, सर्कुलर बेस है जिसपे है क्या क्या, एक है आपका हॉर्स जिसको अश्वा कहते हैं, फिर है आपका बुल, है ना, जिसको वृषभ कहा जाता है, फिर है आपका धर्म चक्र। ठीक है, ऊपर दो आपके ये लॉयंस हो जाते हैं, नीचे ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये तीनों बने हुए हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ये जो सत्यमेव जयते है, जो इस पे लिखा हुआ है ना, सत्यमेव जयते, ये कौन से उपनिषद में लिखा गया? ये लिखा गया है आपके मुंडका उपनिषद में। ठीक है, मुंडका उपनिषद में ये इसका वर्णन मिलता है। अब ये अशोक लॉयन कैपिटल की अगर बात कर लें तो देखिए, ये अशोका जो थे, है ना, इन्होंने 3rd सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे पिलर बनवाए थे। उनमें से एक था सारनाथ में जो बना था। सारनाथ का है यूपी में। ठीक है, ये वही जगह है जहाँ पे जो गौतम बुद्ध है उनको इनलाइनमेंट पात हुआ था, और पहला जो उपदेश है वो भी यहीं दिया था, है ना। तो वहाँ पे जो पिलर बनवाया था उसके टॉप पे ये जो एम्बलम है वो बनवाया था इन्होंने। ठीक है, इसी लॉयन कैपिटल से जो है भारत का फिर नेशनल एम्बलम बना। अब बात आती है नेशनल एम्बलम अडॉप्ट कब हुआ था। ठीक है, ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया इसका। ठीक है, नेशनल एम्बलम को अगर अडॉप्ट करने की बात है ना, तो ये अडॉप्ट हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में
हुआ क्या क्या था, एम्बलम को अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन आपका इन्फोर्स हुआ था, इंडिया रिपब्लिक बन गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बन गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई थी 26 जनवरी 1950 में। अब बात आती है 26 जनवरी 1950 चुना क्यों गया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। देखिए, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न है ना। हुआ क्या था, एक हुआ था आपका लाहौर सेशन 1929। ठीक है, दिसंबर 1929 में ये लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें जो हमारे उस टाइम पे उस सेशन के जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास करा था। ठीक है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो हुआ था पास, जिसके बाद 26 जनवरी 1930 को, है ना, पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो जब बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भाई एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था कि पहली बार जो इंडिपेंडेंस डे हम बनाया था वो 26 जनवरी 1930 में मनाया था, तो इसलिए डिसाइड किया कि इसको 26 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करेंगे, और इसी दिन जो है हम जो है अपना नेशनल एम्बलम उसको अडॉप्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ये बात आ गई अपने नेशनल एम्बलम की। बाकी मैंने बता ही दिया कि नेशनल एम्बलम में आपके ऊपर 4 लायन है ना, 4 लायन है, 3 विजिबल हैं, एक बैक साइड में धर्म चक्र है जिसमें चॉइस जो है स्पोक्स हैं। ठीक है, नीचे एक बुल बना हुआ है, हॉर्स बना हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका वर्णन आपको किसमें मिलता है, मुंडका उपनिषद में। ठीक है, मुंडका उपनिषद में। अब देखिए, नेशनल एम्बलम तो हमने देख लिया है ना। उसके बाद अगर बात करें नेशनल फ्लैग को, उसको कब अडॉप्ट किया गया, उसको किया गया 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, नेशनल एंथम की बात की जाए, वो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 में। एम्बलम हो गया 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 को। फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। ठीक है, दोनों डेट अलग अलग हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि गलती ना हो जाए। तो ये था हमारा नेशनल एम्बलम, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे। ठीक है, अब देखिए, रिंग ऑफ फायर जो है ये है क्या, ये है ऑलमोस्ट 450 से अधिक। ठीक है, 450 प्लस आपके जो ज्वालामुखी हैं, वोल्केनोज हैं, ठीक है, उनका एक तरह से कह सकते हैं जो ग्रुप है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, अब 450 मतलब 75% दुनिया के जो वोल्केनो है ना, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और ये मिलते कहाँ पे हैं, ये आपको मिलेंगे आपके प्रशांत महासागर में, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में आपको जो है ये रिंग ऑफ फायर जो है वो मिलती है। और जितने भी इसके आसपास के देश वो है ना, कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे ये नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई, ठीक है, वहाँ तक ये फैला हुआ है ना। और इनमें से अगर बात की जाए तो इनमें से जो लास्ट देखिए, ये सारे जो है ना वो हैं निष्क्रिय हो चुके हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम जो है वो निष्क्रिय हो चुके हैं। लास्ट जो हुआ था वो हुआ था 1815 में। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ था, माउंट तंवोरा नाम की एक पहाड़ है, वहाँ पे वो फूटा था। और इतिहास के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो 1815 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये फूटे ही नहीं है, तो निष्क्रिय हो चुके हैं ये सारे जितने भी ज्वालामुखी हैं, वोल्केनोज हैं।
रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, हमसे बेसिकली ये पूछा गया। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की अगर बात की जाए तो वो हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2 फरवरी। ठीक है, यह दिवस जो है 2 फरवरी 1971 को, है ना, जब ईरान का एक शहर है रामसर नाम का, ईरान में एक रामसर नाम की ही जगह है, ठीक है, उसमें जो ये वेटलैंड पर जो कन्वेंशन हुआ था ना, उसको अपनाने की जो तारीख है उसको चिन्हित करता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है उसमें सबसे पहली बार 2 फरवरी 1971 को ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वहाँ पे ये इसी डेट को, इसी पे ये कन्वेंशन, इसका भी नाम रख दिया गया। और ये सबसे पहली बार जो है मनाया कब गया था? ठीक है, देखिए पहली कन्वेंशन तो हुई थी 1971 में, पर पहली बार मनाया गया था ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 1997 में। ठीक है, 1997 में सबसे पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था। तारीख की बात की जाए तो 2 फरवरी ही था। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 एडी में तैरेन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? ठीक है, तो देखिए तैरेन के अगर प्रथम युद्ध की बात की जाए, तैरेन का युद्ध हुआ किसके बीच था? तैरेन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, भटिंडा के जो किला है, भटिंडा के किले को लेके ये जंग हुई थी। और इसमें अगर बात की जाए तो जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी हमारे पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को प्रथम तैरेन के युद्ध में हरा दिया था। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा 1192 एडी में हो गया था और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, पहला जो था वो तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, पर दूसरा जीता कौन था? मोहम्मद गौरी। भारत में चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को का प्रहारी है और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है? ठीक है, अब भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान के पाठ 15 में, ठीक है, भारतीय संविधान के पाठ 15 में 324 से लेके 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। ठीक है, निर्वाचन की व्याख्या की गई है 324 से लेके 329 तक, है ना, 324 से 329 तक जो है निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अब 324 है, उसमें बात किया गया है, उसमें बात की गई है कि इसका अधीक्षण कैसे होगा, निदेशन, नियंत्रण, ये सब जो बात है वो की गई है अपने अनुच्छेद 324 में। ठीक है, और इसी में बात की गई कि निर्वाचन आयोग को ही चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो हमसे पूछा गया है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान है, तो वो है आर्टिकल 324 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 324। पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों में के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? तो देखिए अगर बात की जाए पेट्रोलियम की, ठीक है, तो पेट्रोलियम में जो सल्फर होता है, सल्फर यानी कि जिसको गंधक कहते हैं, वो आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरियों के हिस्सों में जंग का कारण बन जाता है। ठीक है, इसके कारण ही आपका जो इंजनों में जंग लगता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सल्फर। ठीक है, और बात की जाए पेट्रोलियम में तो H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन में। सल्फर और ये अन्य जो केमिकल्स होते हैं ना, उनको हटाने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल हम करते हैं। अब बात की जाए
इसको सिंबल क्या है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सल्फर का सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है एस, ठीक है, एस से लिखा जाता है सल्फर को ना। और परमाणु क्रमांक क्या है, 16, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, तो मकर विलक्कू उत्सव जो है वो आपका मनाया जाता है केरल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल में एक सबरी माला मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे मकर संक्रांति पर इसका आयोजन किया जाता है। ये हर वर्ष होता है, ठीक है, इसको हर वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब मकर विलक्कू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइट, ठीक है, इसका मतलब होता है केरल की जो केरल की लोकल लैंग्वेज है उसमें मतलब होता है आपका लाइट, ठीक है। तो इसको हर वर्ष सबरीमाला जो टेम्पल है ना, वहाँ पे इसको मनाया जाता है। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2OH, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम होता है आपका इथेनॉल। इथेनॉल कह लीजिए या एथिल अल्कोहल कह लीजिए, ठीक है, दोनों ही सेम है, दोनों का ही फॉर्मूला जो है वो ये होता है CH3CH2OH। अगर बात की जाए इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला भी होता है C2H5OH, ठीक है, दोनों ही इसके जो है फॉर्मूला है। और क्यों बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार का जो है, भारतीय सरकार का, उन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा, ठीक है, हर जितना भी पेट्रोल होता है उसमें 20% जो है E20 जो कहते हैं, ठीक है, जो मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल है वो मिलाकर पेट्रोल दिया जाएगा। शुरू में टारगेट 2030 था, बाद में बदलकर उसको 2025 कर दिया गया था। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? अथर्ववेद जो है जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है अथर्वों का ज्ञान भंडार, ठीक है, दैनिक जिंदगी की प्रक्रियाएं, ठीक है, जो कि हमारा चौथा वेद है, चौथा वेद है हमारा, उसमें कितने खंडों का संग्रह है वो, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो वो है टोटल 20 खंडों का संग्रह, 20 बुक्स का संग्रह है आपका अथर्ववेद। लगभग 6000 मंत्र हैं उसमें, ठीक है, मंत्रों की बात की जाए तो 6000 है, 730 भजन है, ठीक है, और 20 पुस्तकें हैं, 20 खंड हैं इसके। इसके अलावा कौन कौन से वेद हैं आपके, हैं यजुर्वेद, है ना, ऋग्वेद और समवेद, ठीक है, तो ये याद रखिएगा 4 वेद होते हैं आपके, यजुर्वेद, ऋग्वेद, समवेद और अथर्ववेद। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो अगर बात की जाए तो उसमें आपकी टोटल 15 महिलाएं शामिल थी, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 महिलाएं जो हैं आपकी भारतीय संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थी। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी, तो कौन से शासक थे जिन्होंने दिल्ली को सबसे पहले राजधानी के तौर पर मनाया था, तो ये तोमर वंश के राजा थे जिनका नाम था अनंग पाल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी तोमर राजपूत। राजा का नाम पूछा जाए तो अनंग पाल ने इन सबसे पहले दिल्ली को जो है भारत का दिल्ली को राजधानी बनाई थी। दिल्ली की अगर बात की जाए तो इसका इतिहास जो है महाभारत जितना पुराना है, ठीक है, तब इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था,
ना। इंद्रप्रस्थ इसको पहले कहा जाता था, और इंद्रप्रस्थ में के आसपास 7 शहर बनाए गए थे, जैसे कि लाल कोट हो गया, किला राय हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया, तुगलकबाद है, ठीक है, दीन पना है, शाहजहानाबाद है, ठीक है, ये सारे इसके आसपास बनाए गए थे। दिल्ली तो बाद में नाम पड़ा, पहले इसको इंद्रप्रस्थ नाम से ही जाना जाता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला मिलेगा? ठीक है, तो बक्सा किला जो है वो आपका मिलता है वेस्ट बंगाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में, ठीक है, अलीपुर द्वार जिला जो है वहाँ पे है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, है ना, बक्सा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ये बक्सा किला जो है वो स्थित है। इसका इस्तेमाल जो है तिब्बत के जो शरणार्थी थे उनके शिविर के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? ठीक है, तो ये किसके द्वारा? ये सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था? ठीक है, तो अगर बात की जाए तो ये जो तर्क देने वाले हैं वो थे आपके डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने ही सबसे पहले ये तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, है ना। अब बात की जाए एडम स्मिथ की, तो यहाँ पे एडम स्मिथ है हमारे। एडम स्मिथ जो है ये स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिनको अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का, है ना, पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है। फादर ऑफ अर्थशास्त्र के पिता के लीजिए या पूंजीवाद के जो पिता है वो जो है आपके एडम स्मिथ थे, ठीक है। और हैं आपके अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारत के बहुत भारत छोड़िए विश्व के बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें 1998 में, ठीक है, नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है ना। ये बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं। और बात की जाए आपके एस्टर डफलो की, तो एस्टर डफलो ने एक नोबेल प्राइज विजेता है अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, इनके साथ मिलकर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुड इकोनॉमिक्स फॉर अ हार्ड टाइम, ठीक है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर अ हार्ड टाइम। ये इन्होंने इनके साथ मिलके जो है किताब लिखी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, टर्किश थे ये तैमूर, ठीक है, जिन्होंने 1398 में नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद जो कि आपके तुगलक वंश के शासक थे, है ना, तुगलक डायनेस्टी के शासक थे, इनके टाइम पे जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था ना? और तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खीजा खां को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया था, है ना। और इसके साथ ही जो सैयद वंश है इसकी नींव भी पड़ गई थी, है ना। और इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1414 से लेके 1451 तक शासन भी करा था, है ना। और
अगर सैयद वंश की बात की जाए तो मुस्लिमों की तुर्क जाति का ये आखिरी राजवंश था। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उस टाइम पे राजवंश कौन सा था? तुगलक था। तुगलक को हराया गया था। तुगलक शासक इस जो वंश था इसके बाद ख़त्म हुआ था और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्यात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रिड्यूसेस द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम और फ्री स्पेस? तो ये जो आपका करता है वो आपका करता है कोलम्स लॉ। ठीक है, कोलम्स लॉ जो होता है वो, ठीक है, कूलम्स लॉ विद्युत अवशेषों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में एक नियम है। ठीक है, जिसको दिया किसने था? कोलम्ब नाम के एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1780 में इस नियम को दिया था। ठीक है, अगला सवाल है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए किस वर्ष में एक संशोधन पारित किया गया था? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 है उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया था। तो हमसे पूछा है वो अमेंडमेंट कब लाया गया था, है ना? तो देखिए, अगर बात की जाए तो इसमें जो अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था 2005 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। सितंबर 2005 में जो है इसको संशोधित किया गया था, है ना। और संपत्ति का जो विभाजन के मामले में महिलाओं को भी सामुदायिक रूप से मान्यता दी गई थी। ठीक है, पहले नहीं थी, बाद में इनको जो है महिलाओं को भी मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ अ लाइट एमिटिंग डायोड स्ट्रक्चर? तो ये लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है वो होता है एलईडी, है ना। एलईडी जो होता है ये एक पीएन जंक्शन उपकरण है ना, जिसमें प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, इसका काम है प्रकाश का उत्सर्जन करना, है ना। तो इसमें हम देखिए मिलाते क्या क्या है ना। तो इसमें एक तो आपका मिल जाता है गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग होता है। जो इसमें विभिन्न रंग होते हैं ना वो गैलियम आर्सेनाइड के कारण ही आते हैं। ठीक है, एक होता है गैलियम फॉस्फाइड के कारण एक यूज़ होता है। ठीक है, और एक होता है आपका इंडियम गैलियम नाइट्राइड। ठीक है, इन तीन का उपयोग करके जो है इसका निर्माण किया जाता है ना। अब बात की जाए किसका नहीं क्या नहीं यूज़ होता, तो वो जर्मेनियम है। जर्मेनियम का जो है इसमें उपयोग होता ही नहीं है इसको बनाने में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जर्मेनियम। ऊपरकोट बुद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? तो देखिए ये जो ऊपरकोट की बौद्ध गुफाएं हैं ये आपको मिलती हैं जूनागढ़ में। इनको जूनागढ़ बौद्ध गुफाएं के नाम से जाना जाता है और जूनागढ़ जिले में जो कि गुजरात में है ये गुफाएं पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जूनागढ़। ठीक है, ये प्राकृतिक गुफाएं नहीं है, इनको शिलाओं को काटकर इसमें 3 समूहों का गुट बनाया गया है, गुफाएं बनाई गई हैं ना। इसका निर्माण शुरू किसने करवाया था? इसका निर्माण शुरू कराया था अशोका ने इसका निर्माण शुरू कराया था। और इसमें जो है जो बहुत भिक्षु हैं वो इसमें निवास करते थे। किसी देश की अत्यधिक कुशल
उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के बड़े भाग का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों के लिए दूसरे देश में प्रवास करना क्या कहलाता है? देखिए, तो क्या कहते हैं, अगर जो कुशल और उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी है वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये जो होता है आपका प्रतिभा पलायन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पलायन जो होता है। इसमें शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हैं वो अपना देश छोड़कर बेहतर सुविधाओं के लिए दूसरे देश में जानते हैं। नहीं है, अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो इसको ब्रेन ड्रेन जो कहते हैं टर्म, वो भी इसी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन जो है वो इसके लिए ही यूज़ होता है ना। और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आती है, वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें देखा जाता है कि जो बाहर बैठे हैं, है ना, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया के लोग यूएसए में बैठे हैं, ठीक है, तो यूएसए में है, यूएई में है या ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी हैं, वो अपने देश पैसा भेजते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि दूसरे देश में बैठे हुए लोग अपने घर जो है वो पैसे भेज रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा पैसे उसको प्राप्त हो रहे हैं रेमिटेंस में? तो ये जो वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट तैयार होती है ना, उसमें फर्स्ट पे हमेशा आपका भारत रहता है। इंडिया हमेशा फर्स्ट रैंक पे ही रहता है। इंडिया रेमिटेंस के थ्रू बहुत सारा जो एनआरआई जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त करता है। अगर देखा जाए तो जो ये रेमिटेंस हैं, भारत के ऑलमोस्ट जीडीपी का 3.5% हिस्सा होल्ड करते हैं। किस राज्य में स्टैचू ऑफ बिलीव का उद्घाटन हुआ था? ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो स्टैचू ऑफ बिलीव की अगर बात की जाए तो राजस्थान में एक जगह है राजसमंद नाम की, है ना, वहाँ पे भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, इस प्रतिमा को, है ना, विश्व स्वरूपम नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रतिमा है भगवान शिव की, उसको विश्व स्वरूपम नाम से भी जाना जाता है और इसी को ही हम स्टैचू ऑफ बिलीव नाम से भी जानते हैं। इस स्टैचू की जो कुल ऊंचाई है वो है 369 फुट। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, राजसमंद राजस्थान में है आपका स्टैचू ऑफ बिलीव। अब अगला सवाल है, शिवरॉय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? शिवरॉय हिल्स जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं आपके? तो शिवरॉय हिल्स की अगर बात की जाए तो शिवरॉय हिल्स आपके कौन से घाट को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स को। ठीक है, ईस्टर्न घाट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिल रेंज है ये शिवरॉय हिल्स। और ये कौन से राज्य में मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं ये। ठीक है, और इनकी अगर एवरेज हाइट की बात की जाए तो वो 1200 से लेके 1600 मीटर के बीच में है इनकी एवरेज हाइट। ठीक है, इनकी एवरेज हाइट। और इस हिल स्टेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हिल रेंज है जिसका नाम है यरकौड यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिल रेंज है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसको कहा जाता है पुअर मैंस ऊंटी। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको ऐसा? क्योंकि ये बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। ठीक है, हिल स्टेशन है, प्लस यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे साल बहुत अच्छा बना रहता है ना, तो इसलिए इसको पुअर मैंस ऊंटी कहा जाता है। और इन हिल्स की एक और खासियत है, ये अपने कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए बहुत फेमस है ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा।
ठीक है। और तमिलनाडु में शिवरॉय हिल्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा एक नीलगिरी हिल्स भी पाए जाते हैं। जो तमिलनाडु में तो है ही, बाकी केरला और कर्नाटका में भी ये पूरा कंटिन्यू एक रेंज है वहाँ पे। और केरला की एक और हिल रेंज बड़ी फेमस है जिसका नाम है कार्डेमन हिल्स, है ना, वो भी बड़ी फेमस है केरला की। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी की सज़ा को क्षमा, स्थगित या कम करने की शक्ति है? तो अगर बात की जाए, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने ये पावर दी है कि किसी की भी आप सज़ा माफ़ कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं। और ये पावर किसके पास है? ये पावर है आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 72 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है ना, रिस्पाइट कर सकता है। चौथा रेमिशन कर सकता है और पांचवा कम्यूटेशन। ठीक है, ये फॉर्म्स हैं, इसमें आप जो है उनकी सज़ा को चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज कैसे होंगी? ठीक है, इसमें होता क्या है, पार्डन में, ठीक है, पार्डन में तो बिल्कुल सज़ा ही माफ़ कर दे। किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, प्रेसिडेंट ने कहा उसको पार्डन ग्रांट किया जाए तो डेथ सेंटेंस को कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया जाएगा, कन्विक्शन को ही कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया जाएगा। रिप्रीव जो है, रिप्रीव में आप सिर्फ पोस्टपोन करते हो, ठीक है, कैंसिल नहीं करते हो, पोस्टपोन कर देते हो आप सज़ा को, ठीक है। रिस्पाइट जो है उसमें क्या होता है, आप पनिशमेंट जो होती है वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसमें लाइटर जो है पनिशमेंट देते हो। डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दो, ठीक है, मतलब डेथ सेंटेंस मिला है उसको आजीवन कारावास में बदल दो, ऐसा कर सकते हैं। रेमिशन क्या होता है? रेमिशन होता है कि ड्यूरेशन ही कम कर दें, 10 साल की सज़ा है उसको 6 साल कर दिया, ठीक है। तो ये रेमिशन का जो है वो पावर इनके पास ही होता है। कम्यूटेशन भी है, ये भी सेम ही है, इसमें भी मान लीजिए जो सीवियर पनिशमेंट है ना, मतलब पनिशमेंट है, देखिए सीवियर पनिशमेंट होती है ना, उसको लेस सीवियर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। जैसे डेथ सेंटेंस मैंने बताया उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दो, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए प्रेसिडेंट के पास तो है, सेम पावर है आपकी गवर्नर के पास भी। गवर्नर के पास आ जाता है आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास भी है कि वो मर्सी पावर वो यूज़ कर सकता है, पर डिफरेंस ये है, वो गवर्नर जो है वो पार्डन नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते किसी कोई सज़ा को। डेथ सेंटेंस है उसको पार्डन कर दिया जाए, वो नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट के पास पावर है ये करने की, है ना, ये करने की पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है क्या? कोर्ट्स हैं उनसे ऐसा माना जाता है कि कभी कभी जो है जुडिशियल एरर हो जाते हैं और कुछ केसेस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रिलीफ मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव रिव्यू जो है उसके लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो रिव्यू कर सकता है कि सज़ा जो है उसको माफ़ किया जाए। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के किस भक्ति संत का नाम उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे, ठीक है। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये जो थे वो थे आपके बसवना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बसवना। इनको बसावा नाम से भी जाना जाता है, दोनों सेम ही है। ये 12th सेंचुरी में एक संत थे, ठीक है, जो पहले जैन संत थे, बाद में ये चालुक्य जो चालुक्य राजा थे उनके दरबार में मंत्री भी बने थे। देखिए इन्होंने कास्ट सिस्टम और रिचुअलाइजेशन जो था ना उसके खिलाफ बड़ा विरोध भी करा था और इक्वालिटी को बहुत प्रमोट करा था, ठीक है, इसलिए ये बड़े फेमस है।
है ना, कि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम को इन्होंने बहुत जो है अपोज करा था। और अगर चालुक्य राजा की बात की जाए तो कौन से चालुक्य रूलर के अंडर में थे ये, तो ये थे आपके बिजाला सेकंड के, ठीक है। बिजाला सेकंड के कोर्ट में ये मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी थी, है ना। और इन्होंने एक मूवमेंट था, है ना, जिसका नाम था लिंग्यात, है ना, लिंग्यात कह लीजिए या फिर वीरा शिवा, ठीक है, मूवमेंट, उसको भी बड़ा फेमस इन्होंने करा था। और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी इनका जो है बहुत इम्पोर्टेंट इनका जो है योगदान रहा है, इसलिए ये काफ़ी फेमस थे। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था, ठीक है। तो कौन, पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी होता था ना, वो आपका फंडामेंटल राइट होता था, उसके बाद उसको हटा दिया गया था, इसको हटा के आपको लीगल राइट में डाल दिया गया था, ठीक है। अब ये हुआ कौन से अमेंडमेंट में था, वो आपके हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44th। आया कब था, 1978 में, है ना, 1978 में आया था, ठीक है। अब बात की जाए इस राइट टू प्रॉपर्टी की, तो देखिए 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, तो इसको एक राइट टू प्रॉपर्टी को हमारा फंडामेंटल राइट माना गया था, और ये 2 आर्टिकल से प्रोटेक्टेड था। एक था आर्टिकल 19(1)(f), ठीक है, और एक था आर्टिकल 31, तो इससे ये प्रोटेक्टेड था। अब सरकार को लैंड रिफॉर्म लाने दे, पर इस एक्ट से जो है ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो गए। तो इसलिए इन्होंने जो है एक अमेंडमेंट लाए, और जो आर्टिकल वो था फंडामेंटल राइट में, जो ये था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको यहाँ से हटा के फंडामेंटल राइट की जगह लीगल राइट बना दिया, और इसको डाल दिया आपके आर्टिकल 300A में, ठीक है, आर्टिकल 300A में। अब डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में, डिफरेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट तो आपके मौलिक अधिकार हैं, है ना। मौलिक अधिकारों में आपने बोला मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 है ना, जिसमें आपकी रिट्स आती हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। लीगल राइट में ऑर्डिनरी लॉ के अंडर प्रोटेक्शन है, इस ये जो स्पेशल है ना रिट्स वाला, इसके अंडर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है ना। तो ये जो है बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इसका। अब अगर सबसे देखिए, हाँ ये तो आया था 44th की बात होगी। अगर सबसे पहला जो है कौन सा अमेंडमेंट कब आया था, वो आया था 1951 में, है ना, वो याद रख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबसे पहला आया था 1951 में, है ना। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।